तो दोस्तों शुरुआत करते हैं लीव अप टू योर नेम पार्ट 11 की। बाकी सारे पार्टों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हेम की ट्रक से टक्कर हो जाती है तो फिर यू जया वहाँ पर जाता है चेक करने के लिए, बट वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। यन क्योंग और हेम दोनों जोशन डैश में पहुँच गए होते हैं। हेम को होश आता है और वो देखता है कि उसके हाथ में उसका वही टूल बॉक्स होता है। इसके बाद हेम यनकुंग के पास जाता है उसे उठाने के लिए। उसके उठने के बाद वो यनकुंग को अपने साथ लेकर जा रहा होता है, बट यनकुंग मना कर देती है। यनकुंग हेम से बोल रही होती है कि तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि मुझे मरने के लिए वहीं पर छोड़ देना चाहिए था। हे मुझसे पूछ रहा होता है कि तुम ये सब क्यों कह रही हो, तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए। इस बात का यनगोंग कोई भी जवाब नहीं देती है। फिर हेम यनगोंग से बोल रहा होता है कि तुम्हें कुछ देर के लिए यहीं पर आराम करना चाहिए। काफ़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। फिर आखिर में हेम यनगोंग से बोल रहा होता है कि वैसे तो कई साल बीत गए, बट अब मैं यहाँ पर आया हूँ तो फिर लगता है कि टाइम बिल्कुल रुक गया है। यहाँ पर कोई भी नॉइस नहीं तो परेशान करने के लिए, और ऐसे ही एक विलेज में पैदा हुआ था। सुबह के टाइम में सारी लेडीज़ अपनी बकेट ले जाती हैं एक वेल के पास और वहाँ पर बात करना स्टार्ट कर देती हैं। वहीं उनके पास में उनके सारे बच्चे खेल रहे होते हैं पानी में, और जब तक कि उन्हें डांटा नहीं जाता वो वहाँ से दूर नहीं हटते हैं। अब जब मैं ये सोचता हूँ तो फिर मैं उन दोनों को मिस करता हूँ। देखने से लगता है कि यहीं पास में एक वेल होगा, तो फिर मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यनकुंग देखती है कि उसके साइड में दो बच्चे खड़े होते हैं और वो दोनों भाई बहन होते हैं। विलेज में पहुंचने के बाद हेम अपने आप से पूछ रहा होता है कि ये नीडल बॉक्स मेरे पास यहाँ पर क्या कर रहा है और ये यहाँ पर कैसे आया। क्या मैं इसे थैंक यू कहूँ मेरी जान बचाने के लिए, या फिर मैं इसे रिसेंट करूँ क्योंकि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। जो दोनों भाई बहन होते हैं वो यनकुंग के पास जाते हैं। उस लड़की के हाथ में एक राइस बॉल होता है और वो यनकुंग को देती है खाने के लिए। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ होती है हेम की। फिर वो देख रहे होते हैं कि वहाँ पर हेम यनकुंग के लिए पानी लेकर आ रहा होता है। तभी वो दोनों बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। हेम यनकुंग से पूछ रहा होता है कि तुम्हें ये राइस बॉल किसने दिया। फिर वो अपने सामने देखने लग जाती है, वहीं पास में वो दोनों बच्चे छिपे हुए होते हैं। इसके बाद यनकुंग पानी पी रही होती है। फिर वो दोनों देख रहे होते हैं कि जो दोनों बच्चे होते हैं वो आपस में खेल रहे होते हैं, और वो उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लग जाते हैं। अचानक से उस विलेज में शोर मचना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जैपनीज सोल्जर आते हैं और वो एक एक करके सारे लोगों को मार रहे होते हैं। अब बात करते हैं सियोल की। यू जया अभी उस जगह पर होता है जहाँ पर कि वो एक्सीडेंट हुआ होता है। फिर उसे याद आ रहा होता है कि यनकुंग ने उसे बताया होता है कि जो हेम है वो उसके ग्रैंडफादर का गेस्ट होता है। फिर वो यनकुंग के घर पर जाता है ग्रैंडफादर से मिलने के लिए। ग्रैंडफादर घर के बाहर ही खड़े होते हैं। तो फिर यू जियन के पास पहुंचता है और उनसे बोल रहा होता है कि होंगपोंग ताक आपका गेस्ट है ना। वो असल में कौन है, उसका क्या नाम है और वो कहाँ से आया है। ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि तुम मुझसे अचानक से ये सारी चीज़ें क्यों पूछ रहे हो। यूजिहा बोल रहा होता है कि वो आदमी बहुत ही स्ट्रेंज है, और उसके आने से यहाँ पर कई सारी स्ट्रेंज चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि कल रात को वो गायब हो गया, वो भी यनकुंग के साथ। ये सुनते ही ग्रैंडफादर गुस्सा आ जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि उसने ये दोबारा किया। ये सुनने के बाद जो है बोल रहा होता है कि वो कौन है और वो कहाँ पर गया यनकुंग को लेकर। ग्रैंडफादर कुछ भी नहीं बोलते हैं और वो नाटक करने लग जाते हैं कि उनके पेन में स्टमक हो रहा है। तभी वहाँ पर उनके दोनों हेल्पर आते हैं और वो ग्रैंडफादर को घर के अंदर लेकर जाते हैं। इधर जो हॉस्पिटल का डायरेक्टर होता है वो सीनियर डॉक्टर से बात कर रहा होता है और उससे पूछ रहा होता है कि जो हारा की डेथ हुई है उसमें क्या हमारी कोई गलती है। सीनियर डॉक्टर डायरेक्टर को बोल रहे होते हैं कि इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि यंग ने आखिर तक ट्राई किया और वो बचाने में नाकामयाब रही। डायरेक्टर को गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि चेयरमैन काफ़ी गुस्से में है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर यूं जया के ग्रैंडफादर लीड ले लेंगे मुझसे। अब मुझे लगता है कि मुझे अपना कार्ड यूज़ करना पड़ेगा। सीनियर डॉक्टर पूछ रहे होते हैं कि आप कौन से कार्ड के बारे में बात कर रहे हो। फिर डॉक्टर उसे बता रहा होता है कि मेरे पास चेयरमैन पार्क के बेटे का रिकॉर्ड है। सीनियर डॉक्टर डायरेक्टर को बताते हैं कि अब इससे कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो उनका बेटा है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है और वो यनकोंग का पेशेंट है। इधर जोशन डायनेस्टी में हेम यनगोंग को अपने साथ लेकर जा रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर जैपनीज सोल्जर आ गए होते हैं। तभी यनगोंग रुक जाती है और वो देख रही होती है कि जो दोनों बच्चे होते हैं वो एक जगह पर छुप जाते हैं। यनगोंग बच्चों के पास जा रही होती है ताकि वो उन्हें बचा सके। तो फिर हेम उन्हें रोकता है और वो बच्चों के पास चला जाता है। फिर वो बच्चों के पास पहुंचता है और वो उन्हें अपने साथ लेकर वहाँ से जा रहा होता है। उन चारों को जाते हुए वहाँ पर एक सोल्जर देख लेता है। फिर वहाँ पर कुछ और सोल्जर भी आते हैं और वो उन चारों को पीछा करने लग जाते हैं। बट आगे जाकर वो सारे सोल्जर उनको पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। तो फिर हेम यनकुंग से बोल रहा होता है कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूँगा। यनकुंग बोल रही होती है कि इन बच्चों को क्या होगा, क्या ये भी हमारे साथ जा सकते हैं। तो फिर हेम कुछ भी नहीं बोलता। उनमें से एक सोल्जर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उन्हें मारने जा रहा होता है। तभी वहाँ पर उनका जनरल आता है और वो सोल्जर को रोक लेता है। और ये वही आदमी होता है जिसका कि पहले यनक्योंग और हेम ने इलाज किया होता है जब वो पहले डेओशन डायनेस्टी में आए होते हैं।
फिर सोल्जर जनरल से पूछ रहे होते हैं कि आपने हमें क्यों रोका। जनरल उन्हें बता रहा होता है कि ये एक डॉक्टर है और ये हमारी हेल्प कर सकता है हमारे साथी का इलाज करने में। फिर वो जनरल ऑर्डर देता है सोल्जर्स को कि तुम लड़की और बच्चों को हॉस्टेज के तौर पर रखो और मैं डॉक्टर को अपने साथ लेकर जाऊंगा ताकि ये पेशेंट का इलाज कर सके। सोल्जर्स युन क्योंग और उन बच्चों को एक जगह पर लेकर जाते हैं अपने साथ, और जो जनरल होता है वो हेम को अपने साथ लेकर जाता है। हेम काफ़ी गुस्से में होता है और वो जनरल से बोल रहा होता है कि हमें तुम्हारा इलाज नहीं करना चाहिए था, क्या तुम भूल गए हो कि उस लड़की ने तुम्हारी जान बचाई थी। जनरल बोल रहा होता है कि मुझे पता है, और वैसे तुम्हें आज एक पेशेंट को बचाना है, और वैसे भी तुम्हें याद होगा कि उस लड़की ने क्या कहा था कि वो जिस पेशेंट को ट्रीट करेगी उसके बचाने के बाद उसका कोई मतलब नहीं बनता कि वो आदमी कैसे जिए। उससे अपना बेस्ट ट्राई किया ताकि वो पेशेंट को बचा सके, वो भी डॉक्टर के तौर पर। अगर तुम इस पेशेंट को नहीं बचा पाए तो फिर तुम सबको मार दिया जाएगा। फिर हेम पेशेंट की ओर देख रहा होता है और जो पेशेंट होता है उसका स्टमक काफ़ी फूल रखा होता है। फिर वो जनरल से बोल रहा होता है कि अगर तुम प्रॉमिस करोगे कि तुम उस लड़की और बच्चों को जाने दोगे तो फिर मैं इसकी हेल्प करूँगा। जनरल पूछ रहा होता है क्या तुम मेरे प्रॉमिस पे ट्रस्ट करोगे, तो फिर हिम हाँ बोलता है। उस टेंट के बाहर वही सोल्जर खड़ा होता है और उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। हिम पेशेंट के पास जाता है और उसकी पल्स चेक कर रहा होता है। फिर वो जनरल को बता रहा होता है कि जो उसकी हालत है वो काफ़ी क्रिटिकल है। फिर उसके बाद हेम अपनी किट निकालता है और उसमें से एक नीडल लेता है। फिर वो पेशेंट के स्टमक पे एक होल करता है, उस होल में से काफ़ी सारा वाटर निकलने लग जाता है। वाटर निकलने के बाद हेम उस होल को बंद कर देता है। तो फिर वो जनरल पूछ रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। हेम उसे बता रहा होता है कि अगर मैंने पूरा पानी निकलने दिया तो फिर वो पेशेंट मर जाएगा। इसके बाद हेम कई और भी नीडल्स निकालता है और वो पेशेंट की बॉडी पर एक्यूपंक्चर अप्लाई करता है। एक्यूपंक्चर अप्लाई करने के बाद पेशेंट को होश आ जाता है। फिर वो जनरल अपने सोल्जर्स को भेजता है एक जगह पर, और वहाँ पर वो बच्चे और यनक्योंग होते हैं। फिर वो सोल्जर यनक्योंग उन बच्चों को एक फौज में लेकर जाते हैं। तभी वहाँ पर हेम भी पहुँच जाता है, तो फिर यनक्योंग से देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो जनरल हेम से पूछ रहा होता है क्या तुम्हारी तरह यहाँ पर कई और भी डॉक्टर हैं। हेम जनरल से बोल रहा होता है कि तुम ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। फिर वो जनरल उसे बता रहा होता है कि हमें इस एरा में तुम्हारे तरीके के और भी कई डॉक्टरों की ज़रूरत है। तभी वो जनरल एक बॉक्स निकालता है और वो बॉक्स यनकुंग का होता है। जब पिछली बार उसने जनरल का इलाज किया होता है तो फिर वो बॉक्स वहीं पर छूट गया होता है। उस बॉक्स में ऑपरेशन ब्लेड होती है और कुछ नीडल्स होती हैं। वो बॉक्स लेने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों भाई बहन हेम और यनकुंग से काफ़ी आगे चल रहे होते हैं। तो फिर जो लड़के की बहन होती है उसके स्लीपर पीछे ही छूट जाते हैं। फिर उसका भाई वो स्लीपर लेने के लिए जाता है। अचानक से वहाँ पर गन शॉट की आवाज़ आती है, और तभी उसके बाद जो उस लड़की का भाई होता है वो वहीं पर गिर जाता है। फिर जनरल देखता है कि वहीं पास में वही सोल्जर खड़ा होता है जिसने कि हेम और उसकी बातें सुन ली होती है, और उसने उस लड़के को शूट किया होता है। फिर वो सोल्जर दोबारा शूट करने जा रहा होता है, तो फिर जनरल उसके पास जाता है, उसे रोकता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। सोल्जर बोल रहा होता है कि तुम मेरे सीनियर हो, इस वजह से मैंने तुम्हें रिलीज़ करने से नहीं रोका उन्हें, बट तुम मुझे मारने से नहीं रोक सकते हो उन्हें। फिर इसके बाद वो जनरल सोल्जर को वहीं पर पीटना स्टार्ट कर देता है। तो फिर हेम उस लड़के के पास पहुंचता है और उसे उठाकर वहां से भागने लग जाता है। आगे पहुंचकर उन्हें दो मॉन्क मिलते हैं, तो फिर हेम उनसे हेल्प मांग रहा होता है। फिर वो मॉन्क उन सबको अपने साथ टेंपल में लेकर जाते हैं और वहीं पर पास में उनका घर भी होता है। हेम उस लड़की की पल्स चेक कर रहा होता है और काफ़ी वीक होती है। तो फिर वो यनकुंग से पूछ रहा होता है कि ये किस चीज़ की चोट है। यनकुंग बता रही होती है कि ये गन शॉट है और उस लड़के की बॉडी के अंदर बुलेट गई है और उस वजह से इसकी मौत भी हो सकती है। जैसे ही यनकुंग उसकी चोट को टच करती है, अचानक से उसके सर में पेन होना स्टार्ट हो जाता है और उसे ओहारा और उसके फादर के बारे में याद आ रहा होता है। फिर वो हेम से बोल रही होती है कि मैं इसका इलाज नहीं कर सकती हूँ, शायद ये भी मर जाएगा। हेम यनकुंग के पास जाता है और वो उससे बोल रहा होता है कि तुम सबसे बेस्ट डॉक्टर हो जैसे कि मैं जानता हूँ, और मुझे नहीं पता कि गन क्या होती है, इस वजह से मैं इस चोट का इलाज नहीं कर सकता हूँ। इस वजह से तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तभी यनकुंग देख रही होती है कि उस लड़के की जो छोटी बहन होती है वहीं पर रो रही होती है, और वो बोल रही होती है कि प्लीज़ तुम मेरे भाई को बचा लो। यनकुंग हेम की बात मान जाती है। फिर हेम मोंग के पास जाता है और उनसे बॉयल वाटर और कुछ लीव्स मंगवा रहा होता है। इसके बाद वो नीडल्स निकालता है और वहाँ पर वो एक्यूपंक्चर अप्लाई करता है जहाँ पर कि यनकुंग को उस बच्चे की बॉडी से वो बुलेट निकालनी होती है। एक्यूपंक्चर अप्लाई करने के बाद यनकुंग उस लड़की की बॉडी से बुलेट निकाल लेती है। फिर वो मोंग से कुछ नीडल्स और थ्रेड मंगवाती है ताकि वो बच्चे की बॉडी पर स्टिचेस कर सके। स्टिचेस लगाने के बाद हेम कुछ पत्तियों का पेस्ट बनाता है और चोट पर लगा देता है। इस वजह से उस लड़की की जान बच जाती है। रात को यनकुंग बाहर बैठी होती है और वो ऑपरेशन ब्लड और नीडल की ओर देख रही होती है। फिर उसके पास हेम जाता है। यनकुंग उससे बोल रही होती है कि मैंने नहीं सोचा था कि कभी भी मैं अपने हाथ में होल्ड करूंगी ये ऑपरेशन ब्लेड, और ये कितनी अमेजिंग फीलिंग है कि मैंने एक पेशेंट की जान बचाई है, वो भी इस जगह पर। हेम यनकुंग से बोल रहा होता है कि डॉक्टर के मेडिकल स्किल्स से ज़्यादा ज़रूरत होती है पेशेंट की विल पावर की, वो कितना जीना चाहता है।
और ये पहली चीज़ है जो कि मैंने अपने टीचर से सीखी थी। जब पहली बार मेरे पेशेंट की डेथ हुई थी तो फिर मैं उस दिन काफ़ी रोया था। मुझे पता है कि डेथ काफ़ी सैड होती है, बट ये हमारी पावर के बियॉन्ड है। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन जिएगा या फिर कौन मरेगा। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि हम मरते हुए पेशेंट को बचा सकें। ओहारा और तुम्हारे फादर ने आखिर तक अपना बेस्ट दिया होगा, क्योंकि वो जानते थे कि उनके मरने के बाद तुम काफ़ी उदास हो जाओगी। तभी हेम अपनी पॉकेट में से वही ब्रेसलेट निकालता है जो कि ओहारा ने हेम के लिए ख़रीदा होता है। फिर हेम यनको को ब्रेसलेट दिखा रहा होता है और बोल रहा होता है कि ओहारा ने मुझसे कहा था कि जो इस ब्रेसलेट में सबसे ब्राइट स्टार है वो उसका हार्ट है। उस ब्रेसलेट को देखने के बाद यनको वहीं पर रोना स्टार्ट कर देती है। फिर इसके बाद हेम उसे चुप कराता है। इधर सियोल में योनगुक के जो ग्रैंडफादर होते हैं वो एक फैमिली फ़ोटो देख रहे होते हैं और उस फोटो में मास्टर हेजुन भी होते हैं। ग्रैंडफादर मास्टर हेजुन की ओर देखकर बोल रहे होते हैं कि अगर अब की बार मेरी ग्रैंड डॉटर तुम्हें मिले तो फिर प्लीज़ तुम उसकी अच्छे से केयर करना। यूजिया के ग्रैंडफादर अपने ऑफिस में होते हैं और काफ़ी गुस्से में होते हैं क्योंकि उन्हें हेम नहीं मिल रहा होता। वो गुस्से में बोल रहे होते हैं कि हेम कहाँ पर है, कहीं ये वापस तो जोशन डायनेस्टी नहीं चला गया है। तभी वहाँ पर यूजिया पहुँच जाता है और वो ग्रैंडफादर से बोल रहा होता है कि आप हेम और जोशन डायनेस्टी के बारे में क्या बात कर रहे हो। यूजिया के ग्रैंडफादर उससे बोल रहे होते हैं कि तुमने गलत सुना, और ये कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद यूजिया बोंग तक यानी कि हेम के कैबिन में जाता है और वो याद कर रहा होता है कि वो पहली बार हेम से कैसे मिला होता है। फिर वो बोल रहा होता है कि अब वाकई में बोंग तक हेम है। अगर ऐसा है तो फिर वो दोनों जोशन डायनेस्टी में हैं। इधर जोशन डायनेस्टी में जिस बच्चे का इलाज किया होता है उन दोनों ने उसे होश आ गया होता है और ये सब देखकर वो काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद वो अपने कपड़े चेंज करते हैं और वहाँ से जा रहे होते हैं। जो हेम होता है वो उनकी तरफ देख रहा होता है। तभी उनको मुझसे पूछ रही होती है कि तुम मेरी ओर क्यों देख रहे हो, क्या मैं इन कपड़ों में अच्छी नहीं लग रही हूँ। हेम बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जो भी कपड़े पहनती हो तुम उसमें काफ़ी अच्छी लगती हो। ऐसे हम चारों साथ में चल रहे हैं तो फिर मुझे लग रहा है कि हम एक फैमिली हैं। हेमकुंग बोल रही होती है कि तुम ये कैसे बोल सकते हो, मैं काफ़ी यंग हूँ कि मेरा इतना बड़ा बेटा हो। फिर हेम उसे बोल रहा होता है कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, बल्कि जोशन डायनेस्टी में जो लड़कियां 15-16 साल की होती हैं उनकी शादी हो जाती हैं और अब तक उनका इतना बड़ा लड़का होता है। इसके बाद यनकुंग हेम से पूछ रही होती है कि तुम्हारी तो काफ़ी उम्र हो गई और तुमने अब तक शादी क्यों नहीं करी। हेम उसे बोल रहा होता है कि मेरे पीछे कई सारी लड़कियां पड़ी थी बट मैंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मेरा सारा ध्यान अपने पेशेंट का इलाज करने पे था। ये सुनते ही यनकुंग हंसने लग जाती है और बोल रही होती है कि मेरा भी सेम ही रीज़न है। फिर हेम उसकी तरफ देखने लग जाता है और उससे बोल रहा होता है लगता है कि हम दोनों दूसरे के लिए बने हैं। इसके बाद वो चारों जयपुर रुक जाते हैं और वहाँ पर मिलकर खाना खा रहे होते हैं। खाना खाने के बाद वो एक विलेज में जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर चारों ओर कई सारी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई होती हैं। आगे पहुंचकर वहाँ पर उन्हें कुछ आदमी मिलते हैं जो कि काफ़ी बुरी तरीके से घायल होते हैं। तो फिर उनमें से एक आदमी उन बच्चों को जानता है क्योंकि उनका रिलेटिव होता है। फिर वो उन्हें अपने साथ घर पर लेकर जाता है। तो फिर वहाँ पर वो लड़के की चोट देख रहा होता है। यनकुंग उसे बता रही होती है कि मैंने इसकी चोट पर स्टिचेस लगा दिए हैं। ये देखने के बाद वो आदमी हैरान हो जाता है और वो यनकुंग से बोल रहा होता है कि मैंने पहली बार किसी ऐसे डॉक्टर को देखा है जो कि इस तरीके से पेशेंट को ट्रीट करता है। कुछ देर बाद हेम यनकुंग को अपने साथ बाहर लेकर जाता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं जो कि घायल होते हैं काफ़ी बुरी तरीके से, वो उनका इलाज कर रहा होता है। फिर इलाज करने के बाद वो कुछ लीव्स इकट्ठी करते हैं, उनका पेस्ट बना रहे होते हैं। तो फिर हेम यंगकुंग से बोल रहा होता है कि जब पहली बार मैं तुम्हारे वर्ल्ड में आया था तो फिर मैं एम्बुलेंस को देखकर काफ़ी सरप्राइज़ हुआ था। तुम्हारे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है एम्बुलेंस की वजह से, क्योंकि तुम जब चाहो पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो, वो चाहे किसी भी जगह पर हो। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, जो लोग यहाँ पर हैं उन्हें मुश्किल से ही कोई डॉक्टर मिलता है। कम से कम हानयांग में हेम इन सोए कि वहाँ पर अपना पेशेंट इलाज करा लेते हैं, बट इस विलेज में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। अचानक से उन दोनों के पास वही आदमी आता है और वो उन्हें बता रहा होता है कि जो लड़की है उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है। फिर वो दोनों उस लड़की के पास जाते हैं और हेम वहाँ पर उस लड़की का इलाज कर रहा होता है। तभी यनगंग को मास्टर हेजुन के बारे में याद आ रहा होता है। फिर वो हेम से पूछ रही होती है कि हानंग यहाँ से कहीं दूर है, क्योंकि मुझे मास्टर हेजुन से मिलना है। हेम बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि इस टाइम पर हानंग जाना काफ़ी डेंजरस होगा। फिर यनकुंग उसे बोल रही होती है कि अगर मैं मास्टर हेजुन से नहीं मिली तो फिर शायद मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। शायद मैं जान पाऊँ कि मैं तुमसे क्यों मिली और यहाँ पर तुम्हारे साथ क्यों आई हूँ। फिर हेम यनकुंग की बात मान जाता है। फिर वो यनकुंग को अपने साथ लेकर हानयांग विलेज में जाता है। तो फिर वो देख रहे होते हैं कि वहाँ पर एक जगह पर आग लगी हुई होती है। फिर वो वहाँ पर एक आदमी को रोकता है और उससे पूछ रहा होता है कि पैलेस में आग क्यों लगी हुई है। फिर वो आदमी बता रहा होता है कि जो किंग है वो डर के मारे यहाँ से भाग गया है, इस वजह से यहाँ के लोगों ने पैलेस में आग लगा दी है। फिर उसके बाद हेम यनकुंग को वहाँ पर लेकर जाता है जहाँ पर मास्टर हेजुन रहते हैं।
हेम बोल रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि मास्टर हेजन यहाँ पर होंगे, क्योंकि यहाँ से किंग चला गया है, तो फिर मास्टर हेजन भी उन्हें फॉलो कर रहे होंगे। फिर वो घर के अंदर जा रहे होते हैं, तभी अचानक से वो डोर ओपन होता है और वो देखते हैं कि वहाँ पर डोंग मैकगे होती है। डोंग मैकगे जैसे ही हेम को देखती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और वो उसे हक कर लेती है। हेम उसे अपने आप से दूर करता है और फिर वो तीनों घर के अंदर जाते हैं। फिर हेम उससे बोल रहा होता है कि तुमने अपने कपड़े चेंज कर लिए, अब तुम एक लड़की की तरह रह रही हो ताकि तुम मिस्टर वॉर से छुप सको। डोंग मैकगे बोल रही होती है कि मेरे पास कोई और चारा नहीं है, क्योंकि जो मिस्टर वॉर है वो आपको और मुझे ढूंढ रहा है। हेम डोंग मैकगे से गुस्से में बोल रहा होता है कि वैसे भी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुमसे बोला था कि तुम्हें हनिंग छोड़ देना चाहिए। डोंग मैकगे मना करती है और वो बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। अगर हम दोनों जाएंगे तो फिर साथ में जाएंगे, अगर मरेंगे तो फिर साथ में मरेंगे। फिर यनकंग डोंग मैकगे से पूछ रही होती है कि मास्टर हिजन यहाँ पर है। डोंग मैकगे बता रही होती है कि वो दूसरे विलेज में गए हैं वहाँ पर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, और वो आज वापस नहीं आएंगे, शायद वो कल या फिर परसों तक भी वापस आ सकते हैं। फिर हेम डोंग मैकगे से बोल रहा होता है कि तुम हमें उस एग्जैक्ट प्लेस पर ले चलो जहाँ पर कि मास्टर हेजुन है। डोंग मैकगे उसकी बात मान जाती है और उन्हें अपने साथ लेकर जा रही होती है। तो फिर रास्ते में एक जगह पर हेम यनकुंग का हाथ पकड़ लेता है ताकि उसे चलने में परेशानी ना हो। तभी डोंग मैकगे रुक जाती है। फिर वो हेम से पूछ रही होती है कि तुम दोनों का क्या रिलेशनशिप है। हेम इस बात का जवाब नहीं देता, बल्कि वो डोंग मैकगे से पूछ रहा होता है कि तुम मास्टर हेजुन के घर पर क्या कर रही हो। डोंग मैकगे उससे बता रही होती है कि मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं थी, तो फिर मास्टर हेजुन ने मुझे अपने साथ रख लिया और उन्होंने बोला कि जब तक तुम वापस आओगे मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। ये सुनते ही हेम हैरान हो जाता है और वो डोंग मैकगे से पूछ रहा होता है, क्या वाकई में मास्टर हेजुन ने तुमसे कहा था कि मैं पक्का वापस आऊँगा? तो फिर डोंग मैकगे हाँ बोलती है। इसके बाद वो आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आगे जाकर उन्हें वहाँ पर मिनिस्टर ऑफ वॉर मिलता है और उसके साथ में कई सारे आदमी भी होते हैं। मिनिस्टर ऑफ वॉर हेम से बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे पास एक और लड़की आ गई है, और वो डोंग मैगी की बात कर रहे होते हैं क्योंकि उसने लड़की के कपड़े पहन रखे होते हैं। तभी हेम डोंग मैगी से बोल रहा होता है कि इसने तुम्हें पहचान नहीं पाया, तो फिर तुम यहाँ से भाग जाओ। डोंग मैगी जाने से मना कर देती है। फिर हेम उसे डांटता है और वहाँ से भेज देता है। मिनिस्टर ऑफ वॉर गुस्से में हेम से बोल रहा होता है कि लगता है कि गॉड मेरी हेल्प कर रहे हैं कि मैं तुमसे यहाँ पर मिल पाया। हेम बोल रहा होता है लगता है कि तुम मुझे काफ़ी दिनों से ढूंढ रहे हो और मुझे ढूंढने की वजह से तुम एक डॉग बन गए हो, और इस टाइम पर जो तुम्हारी अपीयरेंस है वो डॉग और पिग से ही बदतर है। ये बात सुनते ही मिनिस्टर ऑफ वॉर को गुस्सा आ जाता है। तभी हेम युनकुंग के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और वो बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। जो मिनिस्टर ऑफ वॉर के सोल्जर होते हैं वो उन दोनों के पास जाते हैं और उन दोनों को अलग कर देते हैं। तभी उनमें से एक सोल्जर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और हेम पे हमला कर देता है। वो स्वॉर्ड हेम के बॉडी के आर पार हो जाती है और ये देखकर युनकुंग हेम के पास जा रही होती है। तभी वो सोल्जर युनकुंग पे भी हमला कर देता है और वो दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। हेम को होश आ जाता है और वो सियोल सिटी में पहुंच गया होता है। फिर वो अपने चारों ओर देख रहा होता है और वहाँ पर यनकुंग को ढूंढ रहा होता है, बट वहाँ पर यनकुंग नहीं होती है।